So another thing that comes into the picture is now we will talk about fetch. ठीक है, तो एक तो मैंने set timeout कर दिया है already, which is executing in 0 milliseconds. अब मैंने किया एक fetch. ठीक है, तो fetch call जैसा ऋषभ ने बताया. Mevresh, do you have any question? No. All right. So जैसा ऋषभ ने बताया, fetch is also a web API. So JavaScript को पता नहीं है कि fetch क्या है. It just knows कि there is a function fetch which JavaScript will use to interface with the web browser features. So fetch क्या करेगा? It will take a input of a URL. Let's say https api dot twitter.com / some John Doe user and tweets. So मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई यूज दिस, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, const future available data. So this data will come in the future. तो मैं इसको एक अच्छा नाम दे रहा हूँ, future available data. Now then I'll say future available data dot then, and this time I want to display, just call my display method with data, and यहाँ पर हम डेटा को सीधा प्रिंट करेंगे. ठीक है, ये वाला कॉल मैं हटा देता हूँ अब. ठीक है, सो अब इसको हम लोग 300 कर देते हैं, ब्लॉक फॉर 300 मिलीसेकेंड्स. ठीक है, जस्ट टू मेक सेंस कि मतलब obviously an API call may not be taking that long as 3 seconds. So इसको 300 ms कर देते हैं for now. Alright, so now this code, what it is doing, एक callback function है, and there is a thread blocking function, and then there is a set timeout, there is a fetch call, we are blocking the thread, and we are doing this. Okay, now in this case what will happen is when this code is executing, so पहले क्या होगा, set timeout आएगा. Everyone knows कि set timeout में क्या हो रहा है. Does anyone want to take a jab on this? I just explained. Just go ahead and explain the same thing. Someone, anyone? Apart from Rishabh. Rishabh ने already बता दिया. Ayush और आमिर. जो सेट टाइम आउट फंक्शन है एक्चुअली हम लोग कॉल स्टैक से उसको वेब एपीआई को दे देते हैं हैंडल करने के लिए. करेक्ट. उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है कि कॉल स्टैक में ना जाके कॉल बैक लूप में रह जाता है. फिर हम लोग का जो कॉल स्टैक का जो इवेंट लूप है वो चेक करता है कि कॉल स्टैक में कोई फंक्शन है कि नहीं. उसके बाद अगर कॉल स्टैक में कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है या फिर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो जो कॉल बैक वो वाला. ओके, लेट मी इंटरप्ट. सो वो वाला ठीक है कि जब फंक्शन नहीं है तब वो अंदर जाएगा. दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट? बट इस कोड में क्या होगा? तो तुमने ये बोला कि भाई सेट टाइम आउट में कॉल स्टैक गॉट द सेट टाइम आउट, इट अंडरस्टूड कि भाई दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई नो, इट विल फॉरवर्ड इट टू वेब एपीआई. मतलब वेब एपीआई के इंटरफेस के थ्रू इट विल एग्जीक्यूट द सेट टाइम आउट मेथड, एंड जो भी कॉल बैक है सिंस इट इज 0 मिलीसेकंड्स तो वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा. ठीक है, till now everything is fine. Now what happens here? सर ये क्या करेगा ना, जो फ्यूचर अवेलेबल डाटा है तो उसमें जो फेच हम यूज कर रहे हैं, फेच एपीआई, तो इसका डाटा जो इसके अंदर जो भी मतलब अवेलेबल मेन फंक्शन के अंदर जो भी मतलब डाटा है तो उसे वो पहले फेच करेगा. तो फेच करके वो फ्यूचर अवेलेबल डाटा में असाइन करेगा. ओके, सो मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट. मेरा थोड़ा एको आ रहा है, एक बार म्यूट कर लो. यस सर. हाँ, तो सी वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल कि इंटरनली फेच क्या क्या कर रहा है एंड ऑल दैट. वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा जहाँ पे वी विल डाइसेक्ट द एंटायर फेच एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड फेच. एंड
फिर देखते हैं। तो फेच जब कॉल करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू मेक एन एपीआई कॉल, एंड बाय डिफॉल्ट फेच कॉल्स विद द गेट मेथड, एंड इट विल ट्राई टू गेट द डेटा फ्रॉम दिस एपीआई। नाउ क्या होता है कि दिस इज अ नेटवर्क कॉल, राइट? सो अब मेरे को पता नहीं है कि ये डेटा कब आएगा। मैंने एपीआई कॉल कर दिया, अब इट कैन टेक अबाउट 4 सेकंड भी ले सकता है, 5 सेकंड भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, राइट? तो लेट्स से कि ये डेटा हमारे पास 270 मिली सेकेंड्स में वापस आ गया, क्योंकि हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे 300, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 270 या 200 मिली सेकेंड में, ऐसा कुछ में ये डेटा मेरे पास आ गया। लेट्स से 200 मिली सेकेंड में आ गया, ठीक है? तो अपना एग्जीक्यूशन अभी देखो क्या हो रहा है। तो सेट टाइम आउट एट, कहाँ लिखेंगे इसको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सो ओके, एट 0 मिली सेकेंड्स क्या हुआ? सो एट 0 मिली सेकेंड क्या हुआ, मेरा मेरा जो सेट टाइम आउट था वो एग्जीक्यूट हुआ। टाइम आउट इज 0, तो वो क्या हुआ, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये मेरा कॉल बैक क्यू में जाके वेट कर रहा है। इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ये एकदम प्रॉपरली रेडी है अभी। नाउ फ्यूचर अवेलेबल डेटा, तो इसका मैं बताऊंगा कि ये क्या स्टोर करता है एंड क्यों करता है, वो सब चीजें नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं। बट फेच इज ऑल्सो एन एपीआई कॉल, राइट? सो इट इज एन वेब एपीआई। तो जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है कि भाई फेच क्या है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई ब्राउजर टेक केयर ऑफ इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो वो क्या करेगा, कॉल स्टैक में से या अपना फेच को मूव करके यहाँ वेब एपीआई में डाल देगा। अब इस सेक्शन पे बैकग्राउंड में ब्राउजर विल बी मेकिंग अ एपीआई कॉल टू ट्विटर, ठीक है? ओके, नाउ ये कॉल टू ट्विटर गया, एंड इसने जो डेटा फेच किया उसको लगा 200 मिली सेकेंड, राइट? सो वो चीज पे हम बाद में आते हैं। सो अभी नेक्स्ट 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 क्या होगा कि जब कॉल स्टैक इज एट दिस फेच, उसने कॉल स्टैक में से निकाल के वेब एपीआई में डाल दिया। जावास्क्रिप्ट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इसको इग्नोर करो, आई विल एक्सप्लेन दिस। Then it sees that JavaScript will execute this block for 300 milliseconds. So now at 200 milliseconds, I got my data back from Twitter. ठीक है? अब फेच का जिसने, लाइक इफ यू हैव यूज्ड इट इन द पास्ट, तो मैं पता है कि जब भी डेटा आ जाता है तो ये कॉन्सिक्वेंस एग्जीक्यूट होता है, राइट? बट अभी हमारा क्या हो रहा है कि मैंने थ्रेड को 300 मिली सेकेंड्स के लिए ब्लॉक कर दिया है, तो ये कॉन्सिक्वेंस इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कैन एनीवन टेल मी? थ्रेड बिजी है अभी करंटली इसलिए। यस, एग्जैक्टली। सो अभी मेन थ्रेड जो है वो मेरा 300 मिली सेकेंड्स के लिए बिजी है, तो इट कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस डिस्प्ले मेथड एट 200 मिली सेकेंड्स। ठीक है? तो 200 मिली सेकेंड पे मेरे को डेटा तो वापस आ गया, बट अब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, थ्रेड बिजी है, तो वो चला जाएगा मेरा कॉल बैक क्यू में। ठीक है? यहाँ पे कॉल बैक क्यू में गया, यहाँ पे वो वेट करेगा। क्या लिखें इसको, डॉट देन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हमारा सेट टाइम आउट। ठीक है? सो यहाँ पर आके वो वेट कर रहा है। जब थ्रेड फ्री हो गया, नाउ द थ्रेड इज फ्री, बट इज द कॉल स्टैक एम्प्टी? नो, राइट? बिकॉज ये आइटम इमीडिएटली यहाँ पे कॉल स्टैक में मूव हो जाएगा, कंसोल लॉग। ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स प्रिंटेड आफ्टर 300 मिली सेकेंड्स, 300 मिली सेकेंड हो गए, हाँ, आफ्टर 300 मिली सेकेंड्स, द फर्स्ट थिंग दैट इज प्रिंटेड इज व्हाट? मी फर्स्ट, करेक्ट? एनी डाउट्स हियर? सब बराबर है यहाँ पे? ठीक है। सो जब थ्रेड फ्री हुआ, उसने देखा कि हाँ भाई कंसोल लॉग में मी फर्स्ट है, तो 300 मिली सेकेंड्स में मी फर्स्ट क्लिक हो प्रिंट हो गया। व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट? कौन बोले, बताएगा? अंशुल? कॉल बैक क्यू से कॉल स्टैक में ट्रांसफर होंगे यस, दोनों तो क्या फंक्शन। क्या होना चाहिए?
कॉल बैक क्यू में सेट होता है? सबसे पहले है ना सेट टाइम आउट है ना कॉल स्टैक में जाएगा, फिर देन जाएगा, और फिर स्टैक में जैसे फिर देन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और फिर सेट टाइम आउट। ऐसे इज इट? नहीं होता ना। नहीं, सो अगर सॉरी। सेट टाइम आउट अगर कॉल स्टैक में जा रहा है तो फिर कॉल बैक क्यू, मतलब इवेंट लूप इज स्टिल बिजी राइट? मतलब इवेंट लूप इसको देन को ऊपर नहीं भेजेगा, करेक्ट? इवेंट लूप देखेगा कि भाई आई हैव समथिंग टू एग्जीक्यूट इन द कॉल स्टैक, तो इट ओके विल फर्स्ट एग्जीक्यूट दैट एंड देन इट विल मूव दिस। ओके, मेरे को लगा है नहीं पूरी क्यू ट्रांसफर हो जाती होगी नहीं कॉल नहीं नहीं। स्टैक में। सो क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? देर आर ओनली टू फंक्शंस इन क्यू राइट? वन इज क्यू, वन इज डी क्यू, राइट? यू कैन नॉट completely take the queue and put it in the stack. तो तुम एक एक आइटम करके डी क्यू करके उसको कॉल स्टैक में मूव करोगे, ठीक है? तो सेट टाइम आउट पहले डी क्यू होगा, मतलब जो भी सेट टाइम आउट का कॉल बैक है, सेट टाइम आउट कॉल बैक लिख देते हैं इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज पहले तुम्हारी अंदर जाएगी इसके कॉल स्टैक के अंदर, करेक्ट? तो it should, what should happen, what will be printed at 301 milliseconds? हेलो बताओ। फ्रॉम सेट टाइम आउट। ओके, एंड फिर क्या होगा एट 302 milliseconds? क्या होगा? डेटा एपीआई वाला। यस, सो लेट्स से एपीआई से मेरे को रिस्पॉन्स आता है, खाली ट्विटर का ट्वीट है हाय, ठीक है? वेरी लेम ट्वीट बट ठीक है। सो एट 302 milliseconds यहाँ पे हाय प्रिंट होगा, राइट? सो what if I tell you that this is wrong? Like, ideal, the correct output would be this. At 301, hi print होगा, and 302, hello from set timeout print होगा। ये क्यों? अगर मेरा कॉल बैक क्यू का स्ट्रक्चर ऐसा है तो why would it print this then first and then print this? मतलब you were explaining correct, अंशुल, कि पहले देन प्रिंट होना चाहिए, लेकिन क्यों? बट यू वी नो दैट कि क्यू कैसे काम करती है, राइट? क्यू में तुम क्यू करते हो और डी क्यू करते हो, राइट? तो क्यू तुमने किया तो अकॉर्डिंग टू द डी क्यू द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द क्यू इज दिस। लेकिन ये देन क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? ऋषभ को आंसर पता है बट उसने आंसर बता भी दिया एक्चुअली। इफ यू रिकॉल व्हाट ही सेड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो कौन बताएगा? ऋषभ मत बताना, या तो ऋषभ यू कैन गो अहेड एंड टेल मी, इट्स फाइन। बिकॉज जो डॉट देन है ना वो कॉल बैक क्यू में नहीं जाएगा और वो माइक्रोटास्क क्यू में चले जाएगा। यस, और इवेंट लूप क्या करेगा कि दैट्स जब इनफ। भी आगे का मैं बताता हूँ। हाँ, आगे का मैं बताता हूँ। तो थिंग दैट विल हैपन इज देयर आर टू क्यूज। एक होता है कॉल बैक क्यू और एक होता है तुम्हारा माइक्रो टास्क क्यू, लाइक ऋषभ वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक है? तो यहाँ आता है हमारा माइक्रो टास्क क्यू, और जो देन का जो कॉल बैक है वो माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू इवेंट लूप it gives preference to microtask queue before this thing, like before callback queue it will first give the preference to microtask queue, and hence the microtask queue में already एक item है। जब call stack empty है event loop देखेगा microtask queue में एक item है तो उसको execute करेगा, ठीक है? इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो माइक्रो टास्क क्यू फिर से चेक करेगा, देखेगा कि इट इज एम्प्टी, देन इट गोज टू द कॉल बैक क्यू एंड फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड हेंस योर आउटपुट विल बी दिस। ओके, एनी डाउट्स हियर? एक डाउट आ सकता है, कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल, कि हाउ विल वी डिसाइड कि माइक्रो टास्क क्यू में क्या जाना चाहिए और कॉल बैक क्यू में क्या जाना चाहिए? अभी बाय द क्वेश्चन इज सेट टाइम आउट वाला जो कॉल बैक है
वो कॉल बैक क्यू में क्यों जाता है, और ये जो कॉल बैक है ये माइक्रो टास्क क्यू में क्यों जाता है? सो द आंसर इज, सो this is the definition and how to call this function. Everything here is provided by the user. मतलब जो मैंने प्रोवाइड किया वो वैसे का वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा. बट इस केस में क्या है ना, डिस्प्ले में, अभी डिस्प्ले में जो डेटा है, जो डेटा ये हाई जो है, ये मैं इंजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनली फेच डज इट. तो फेच क्या करता है कि भाई जब भी डेटा आएगा, आई वॉट एवर द कॉल बैक इज प्रोवाइडेड टू मी, मैं उसमें अपना डेटा मतलब आर्ग्यूमेंट इंजेक्ट करके उसको कॉल कर दूंगा. तो ये क्या है, वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट खुद से कर रहा है. सो दोज काइंड ऑफ ऑपरेशंस विच जावास्क्रिप्ट विल टेक कंट्रोल ओवर, कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है या क्या करना है, उसे पता है कि उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ आती है माइक्रोटास्क क्यू में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना हमेशा ये बात कि जो चीज जावास्क्रिप्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, उसे पता है कि उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो चीज वो माइक्रोटास्क क्यू में डालेगा. कंपेयर टू सेट टाइम आउट, यहाँ पे वो बस डायरेक्टली कॉल करता है. इट इज नॉट इंजेक्टिंग एनी पैरामीटर. उसको ये नहीं बताता है कि भाई फर्स्ट पैरामीटर ये होना चाहिए, सेकंड पैरामीटर वो होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है सेट टाइम आउट में. इट इज इमीडिएटली इंजेक्टेड. बट माइक्रो टास्क क्यू में ऐसे फंक्शंस जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल लेता है जिनके ऊपर, कि भाई यहाँ पर मेरे को ये दिखाना चाहिए, यहाँ पर मेरे को इसको ऐसे कॉल करना चाहिए, सेकंड पैरामीटर मेरे को एरर्स पास करने चाहिए एंड ऑल दैट. सो वो सब जावास्क्रिप्ट इंटरनली इज इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट फॉर व्हेन वी आर यूजिंग फेच. एंड हेंस जो डॉट देन वाली चीजें वो जाती हैं माइक्रोटास्क क्यू में, एंड जो कॉल बैक वाली चीजें वो जाती हैं कॉल बैक क्यू में.